जय हिंद दोस्तों, प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज नेक्स्ट पार्ट है। हमने 17/11/2023 की इवनिंग शिफ्ट की थी पिछली वीडियो में। अब उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसी शिफ्ट के 20 क्वेश्चन से आगे कवर करते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे 20 क्वेश्चन तक, अच्छे से एनालिसिस हमने कर लिया था। और आज की क्लास का ये है 21वां क्वेश्चन। वोकल्स इन प्लांट सेल कैन ऑक्यूपाई अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट वोकल्स होता है? तो 90% होता है। 90% होता है। 90%। मैं वोकल्स के बारे में कंप्लीट बता देता हूँ आपको, ये होता क्या है, क्या करता है और सेल में इसका काम क्या होता है, तो समझना। पौधा प्लांट कोशिका में जो वोकल्स का महत्व होता है वो कुछ इस प्रकार है। पौधों की कोशिकाओं में वोकल्स एक झिल्ली से गिरा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसमें पानी, खनिज, एंजाइम, शर्करा और अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। परिपक्व पौधे कोशिकाओं में यह वोकल्स अत्यधिक बड़ा हो जाता है और कोशिका के लगभग 80 से 90% भाग को घेर लेता है। और यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। यह कोशिका को आकार बनाए रखने में काम करता है। ये आंतरिक दाब को नियंत्रित करने और पोषक तत्वों को संग्रहण करने में मदद करता है। इसलिए पौधे कोशिकाओं में वोकल्स का आयतन कोशिका के लगभग 90% तक होता है। और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो इन सब में हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना था। तो इन सब में हमारा गोल्ड है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर देखो, समझो बात में, सर्वाधिक परमाणु क्रमांक यहाँ पर किसका है? गोल्ड का। गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड का 79 होता है। एक बार समझना, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर उसके परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। उसके परमाणु में स्थित एटॉमिक नंबर, परमाणु मतलब प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। ये एयू है, यहाँ पर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे जो इसका एटॉमिक वेट है और ये एटॉमिक एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन है। एयू इसका गोल्ड का सिंबल है। इसके बारे में समझना, किसी भी तत्व का जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या बताता है? परमाणु क्रमांक। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, सिल्वर का 47 और गोल्ड का कितना होता है? 79। और सर्वाधिक पूछ रखा है तो गोल्ड ही है 79, इसलिए गोल्ड का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। गोल्ड का लैटिन नाम ओरम है। इसका रासायनिक चिन्ह एयू लिया गया है। यह एक अत्यंत कम प्रतिक्रियाशील, सुंदर और उत्कृष्ट विद्युत चालक धातु है जो आभूषणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होती है। उम्मीद है प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, नाट्य मर्चकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है शूद्रक। मर्चकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मैं एक बार इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाटक मर्चकटिकम के रचयिता शूद्रक है। मर्चकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध यथार्थवादी नाटक है जिसकी रचना राजा शूद्रक ने की थी। इसमें ब्राह्मण युवक चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा का चित्रण है। नाटक में समाज के सभी वर्गों, व्यापारी, वैश्य, चोर, ब्राह्मण, सैनिक का वास्तविक चित्रण किया गया है, मिलता है। यह नाटक न केवल मनोरंजक है बल्कि प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति का दर्पण भी है। प्यारे साथियों ये इतनी सारी डिटेल इसलिए लिखी गई है क्योंकि एग्जाम में कई बार किसी अंदर की गहरी बात को उठाकर ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार का चित्रण किस बुक में है। तो साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं। इसके साथ समझना, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। यह संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। संस्कृत नाटक रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन है। यह एक प्रेम कथा नाटक है जिसमें राजा उदयन और रत्नावली की कथा का प्रमुख को प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत नाटक उत्तरामचरित्र के रचयिता भास है।
यह नाटक रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है और भगवान राम के त्याग और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र है? जलग्रहण क्षेत्र 5179 है, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है। प्यारे साथियों मैं एक छोटी सी जानकारी आपके लिए आपको बता देता हूं। जब भी किसी नदी का जल ग्रहण पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। हम हर नदी का या किसी भी नदी का लगा लेते हैं सामान्य तौर पर, जल ग्रहण कैपेसिटी कभी भी याद नहीं करते। एग्जामिनर को भी इन बातों का पता होता है कि ये उसको याद नहीं होगा, इसलिए कुछ और टैगलाइन आपको दे देगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर दे सके। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है, और इसका राइट आंसर है काली नदी। काली नदी, काली नदी इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, काली नदी। काली नदी में देखना, हम नदियों के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। नदियों के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे काली नदी का तो वहां पे लिख रखा है, यहाँ पे कुछ और नदियों के बारे में है। जैसे यहाँ पे एक नदी है मांडवी नदी, जो कर्नाटक से अरब सागर तक जाती है। मांडवी नदी, जिसे महादेई नदी भी कहा जाता है, कर्नाटक के पश्चिम घाट से निकलती है। कर्नाटक की ही कुछ इंपोर्टेंट नदी है ये। यह गोवा राज्य से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण 5179 वर्ग किलोमीटर है। मांडवी और जुआरी नदियां मिलकर गोवा की प्रमुख नदी बनाती हैं। एक है गोदावरी नदी, पैर साथियों इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी। नासिक से बंगाल की खाड़ी तक इसका सफर है। दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसे, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक है कावेरी नदी, कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जो कृषि जल विद्युत दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नर्मदा नदी है, अमरकंटक से अरब सागर तक जाती है। यह भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका तट पर कोई पवित्र स्थान नहीं है, जिसके तट पर कोई पवित्र स्थान नहीं है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों अच्छा लगा होगा आपको ये सब कुछ देख के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करता है? सूचीबद्ध नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, समान कार्य के लिए समान वेतन और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी आर्टिकल 39 के अंदर ही बहुत सारी बातें या और भी अन्य आर्टिकल है जो इस बात की ओर संकेत करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों को अधिकार देना, ये किसी भी नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल में नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। प्यारे साथियों डीपीएसपी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने पहले भी इकट्ठा कर ली है। हमारा ये भाग 4 है और अनुच्छेद इसमें 36 से 51 आर्टिकल इसमें आते हैं। डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमने ये कॉपी किया है डीपीएसपी को। और डीपीएसपी का जो नेचर है, डीपीएसपी का जो स्वभाव है, नेचर, वो सकारात्मक है। महात्मा गांधी के विचारों को हम यहीं पे देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों को हम यहीं पे देखते हैं। प्यारे साथियों आप सबको पता होगा महात्मा गांधी संविधान सभा के ना तो सदस्य थे, ना ही संविधान में कहीं पर उनका उल्लेख मिलता है महात्मा गांधी के। लेकिन विचार देखने को मिलते हैं हमें यहीं पे। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और महात्मा गांधी की योजनाएं होती थी ग्राम उदय। महात्मा गांधी का सपना होता था कि पंचायतों का गठन हो, और उसी प्रकार का गठन कहाँ पे देखने को मिलता है? डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी के विचारों को हम यहीं पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और विशेष जानकारी हो तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए गए हैं, शामिल हैं। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। पुरुष और महिलाओं के समान वेतन आर्टिकल 39 में है। बच्चों के लिए शिक्षा का संरक्षण आर्टिकल 45 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। लेकिन कर लगाने के लिए समान अवसर जैसा कोई भी सिद्धांत इसके अंदर शामिल नहीं है।
और ना ही ट्रांसजेंडरों से रिलेटेड कोई बात इसके अंदर शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है? तो हिमाचल प्रदेश में। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश। या इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। नलवाड़ी मेला नलवाड़ी मेले से रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? चलो, नलवाड़ी मेले से रिलेटेड यहाँ पे कोई स्लाइड है नहीं, तो हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं वहां से। नलवाड़ी मेला प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में लगता है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया दैट वाज डिजाइनेटेड एज ए रामसर साइट इन 1981। प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि 1981 में जो रामसर साइट में शामिल की गई थी, वो एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो झील है हमारी यहाँ पे चिल्का। हमारी यहाँ पे है कौन सी? चिल्का। मैं आपको बता देता हूँ, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील, बड़ी झील। और ये एक लैगून झील है। लैगून, ये एक लैगून झील है। प्यारे साथियों, लैगून झील ऐसी झील को कहते हैं जो समुद्र के किनारे हो। समुद्र के किनारे स्थित झीलों को या तो तटीय झील कहते हैं या फिर लवणीय झील कहते हैं, और जो लवणीय झील होती है उन्हीं को लैगून झील कहते हैं। तो लैगून झील है ये हमारी चिल्का। मैं आपको और भी बता देता हूँ, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, भारत की सबसे खारी झील तो वो सांबर है। भारत की सबसे खारी झील सांबर है। राजस्थान के डिडवाना शहर में स्थित है सांबर झील, भारत की सबसे खारी झील। और भारत की जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर, वो हमारे भारत की बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो झील है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर है। वर्ल्ड की मीठे पानी की झील, ये तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील होगी। वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी, उसका नाम सुपीरियर है। सुपीरियर ये यूएसए के अंदर स्थित है। यूएसए। कैस्पियन सागर प्यारे साथियों एशिया के अंदर मौजूद है। एशिया कई सारे देशों के किनारे पे स्थित है। सुपीरियर झील भी कनाडा और यूएसए किनारे पे है। मुख्य देश यूएसए है। यहाँ पे आपसे पूछ ले, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो वो टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील कहाँ पे है? तो टीटीकाका झील बोल्विया के अंदर है। बोल्विया के अंदर है। बोल्विया दक्षिण अमेरिका के अंदर झील है। वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर झील टीटीकाका झील, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर झील टीटीकाका। एक झील है प्यारे साथियों जिसे नरक में स्वर्ग कहते हैं, उस झील का नाम है चाड झील। नरक में स्वर्ग कहते हैं इस झील को, चाड झील इसका नाम है। चाड झील ये सहारा मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है। सहारा मरुस्थल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल के बीच में स्थित है। बीच में इसे चाड झील सहारा मरुस्थल के बीच में स्थित है। इसे नरक में स्वर्ग कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है।
भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का ही है, जो लैगून झील है, यहाँ पे जो आंसर है वो चिल्का का ही है। कुछ अल्टरनेट जानकारी और भी देख लेते हैं हम इसके बारे में। कुछ जानकारी यहाँ पे स्थित होंगी तो हम देख लेते हैं झीलों से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऐसा नहीं कि कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहाँ पे चिल्का लिखा हुआ है। लैगून झील चिल्का है सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून लैगून झील कौन सी है? चिल्का, चिल्का झील है, ओडिशा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर झील लैगून है, ये लिखा है कि यहाँ पे लैगून है। यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है और गोपालपुर व पुरी के बीच फैली हुई है। यह 1981 में रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि 2 फरवरी को, प्यारे साथियों याद रखना, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। यह झील हजारों प्रवासी पक्षियों, मछलियों और डॉल्फिन के प्रजातियों का घर है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी सबसे खारे पानी की झील है। बड़ी नहीं है, बड़ी तो हमारी झील चिल्का ही है, सबसे खारी झील है। लोकटक झील तैरते हुए द्वीपों पर स्थित है झील है। डल झील श्रीनगर के अंदर स्थित है। पर्यटन झील है। पोंगोंग झील भारत चीन की सीमा पर स्थित है। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? तो युवराज सिंह की है, वैसे भी चर्चा में है। युवराज सिंह को कैंसर था, अभी कैंसर से रिकवर किया है उन्होंने, इसीलिए उन्होंने की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, टू कैंसर एंड बैक। प्यारे साथियों वैसे तो सभी खिलाड़ियों की जो आत्मकथाएं हैं वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दी है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बुक से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे है युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें इन्होंने अपने कैंसर से संघर्ष, उपचार और क्रिकेटर में वापसी को प्रेरणादायक कहानी लिखी है। यह पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई थी। यह साहस, संघर्ष और आशा का प्रतीक मानी जाती है। साहस, संघर्ष, आशा का प्रतीक। सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो प्लेइंग इट माई वे है। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ है। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये है। और बाबा आमटे की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन ये है। उम्मीद है प्यारे साथियों अच्छा लगा होगा आपको ये जानकारी मिलके। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर है कृष्ण देव राय। इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। विजयनगर की स्थापना आप सबको पता होगा 1336 में की गई थी। हरिहर बुक्का ने, हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली की गद्दी पर राज होता था। मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली की गद्दी पर, मोहम्मद बिन तुगलक का राज 1325 से 1351 तक रहा था। इसी के शासन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में के समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कृष्ण देव राय प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय ही आया था। कृष्ण देव राय नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी कृष्ण देव राय ने। अमुक्तय मालद कृष्ण देव राय की आत्मकथा है या फिर इसने बुक लिखी है अमुक्तय मालद, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अमुक्तय मालद किसने लिखी है? तो कृष्ण देव राय ने ही लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश खालिस्तान से पूर्व अनुमति लेंगे, तो वो राष्ट्रपति अनुमति लेंगे भारत, प्यारे साथियों। तो बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। एक तो मैं आपको बता देता हूं तदर्थ न्यायाधीश होते कौन है। प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट में जब भी अतिरिक्त कार्य बढ़ता है, अतिरिक्त कार्य बढ़ने पर
दो प्रकार से अतिरिक्त जज बुलाए जाते हैं। एक तो होता है ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर न्यायाधीशों को बुलाना कार्य बढ़ने पर, और एक होता है ऐसे न्यायाधीशों को बुलाना जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं उन न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 126 है और एक आर्टिकल 127 है। तो यहाँ पे समझना, आर्टिकल 126 में तदर्थ न्यायाधीश हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत होती है। और अनुच्छेद 127 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाना होता है। दोनों की नियुक्ति प्यारे साथियों राष्ट्रपति की सहमति पर, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर राष्ट्रपति से इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। प्यारे साथियों जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा आर्टिकल 124 में है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता, जजों का शपथ वगैरह सब कुछ, इनकी योग्यता सब कुछ किसमें है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही निहित है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे लिखी हुई होगी तो उसको भी देख लेते हैं हम। न्यायाधीशों से रिलेटेड ये यहाँ पे समझना, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। वैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के तहत होती है। इस व्यवस्था में मुख्यतः न्यायाधीश या 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परामर्श लेकर नियुक्ति की जाती है। यह प्रणाली सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998 के निर्णयों के बाद स्थापित की गई थी। इसे जज कॉलेजियम कहा जाता है, जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों ये जो जानकारी है ये अन्य जजों के बारे में है, अन्य जजों के बारे में। ये तदर्थ न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में नहीं है, निवृत्त न्यायाधीशों के बारे में नहीं है। उसके लिए तो जो प्रावधान क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त करता है, तो वही सिस्टम है। बाकी अन्य जजों की नियुक्ति इस सिस्टम से होती है, कॉलेजियम सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने खालिस्तान में भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन। प्यारे साथियों गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। प्यारे साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कहाँ पे आयोजित होते था, ये आयोजित होता था लंदन के अंदर। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड के पीएम होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, जो गोलमेज सम्मेलन करवाते थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंचे थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। सब अपने बहुत सारे व्यक्ति गए थे, कांग्रेस से सरोजिनी नायडू गई थी, कांग्रेस पार्टी से, सभी अपने खर्चे पे गए थे। यहाँ पर एकमात्र सरकारी खर्चे से महात्मा गांधी ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। महात्मा गांधी के लिए जहाज नियुक्त किया गया था। जिस सरकारी जहाज के थ्रू महात्मा गांधी पहुंचे थे उसे राजपुताना जहाज कहते हैं। जहाज का नाम राजपुताना जहाज था। सरकारी खर्चे पर पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति, सरकारी खर्चे पर पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी था। पहले गोल में गया ही नहीं था, दूसरे में गया था। उसके बाद फिर से ये अपना धरना शुरू कर लेता है, उसके बाद इनको जेल में डाल देते हैं कुछ समय के लिए, फिर ये शांत बैठ जाता है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे 3 हुए थे। कुछ अल्टरनेट जानकारी भी हम देख लेते हैं इसके बारे में, क्या जानकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पे है तो समझना, गांधी इरविन समझौता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अनेक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया था और कुछ दमनात्मक कानूनों को शिथिल करने की बात कही थी। इसके बदले में गांधी जी ने आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया और 1931 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों
पर विचार के लिए आयोजित किया गया था लंदन के अंदर। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो वो देश है हमारा मालदीव। मालदीव की राजधानी प्यारे साथियों माले है। इसकी राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। ऑपरेशन कैक्टस है क्या? तो इसके बारे में समझना, ऑपरेशन कैक्टस क्या है? ऑपरेशन कैक्टस समझना, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में आयोजित हुआ था भारत की अक्षेत्रीय सुरक्षा नीति के लिए। मालदीव के बीच में हुआ था 1988 में। मालदीव में राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम की सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन कैक्टस के तहत अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजी और विद्रोह को असफल किया था। इस कार्यवाही से भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी सुरक्षा नीति, तत्परता और विश्वसनीयता की प्रदर्शिता की थी। इस घटना ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी काफी बढ़ाया था। अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी काफी बढ़ाया था। ये ऑपरेशन कैक्टस की कुछ तस्वीरें हैं जो मालदीव में तख्ता पलट के लिए ऑपरेशन कैक्टस भारत ने शुरू किया था ताकि वहां के विद्रोह को दबाया जा सके। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा शिफ्ट का, हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित खालिस्तान की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार भी हैं। तो वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, पद्मश्री से सम्मानित। यहाँ पे समझना इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, जिसका नाम मृदुला गर्ग और कठगुलाब। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग, उनके उपन्यास कठगुलाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 से भी सम्मानित किया गया था इनको। यह उपन्यास भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता, सामाजिक दोहरे मानदंड और नारी चेतना पर गहरा व्यंग्य करता है। इसकी भाषा व्यंग्य, प्रतीक और यथार्थ से भरी हुई है, जो मृदुला गर्ग की लेखन शैली को अलग अलग पहचान देती है। एक है महादेवी वर्मा, इनकी नीरजा बुक है। एक है मुंशी प्रेमचंद की गोदान, अमृता प्रीतम की पिंजर और फणीश्वरनाथ की रेणु और मेला आंचल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है? तो यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कप पूछा गया है और वो है दिलीप ट्रॉफी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। यहाँ पे संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है दिलीप ट्रॉफी। और दिलीप ट्रॉफी से संबंधित कुछ बातें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कपों के बारे में बताया गया है कि और कप किन किन से संबंधित है। जैसे एक सुल्तान अजलान शाह कप है जो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है, प्रतिवर्ष से आयोजित होता है। मलेशिया में आयोजित हुआ था अब की बार। इसका नाम मलेशिया के राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया था और स्वयं एक कुशल हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी थे। भारत ने टूर्नामेंट को कई बार जीता है। यह टूर्नामेंट के कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक थॉमस कप के बारे में पूछा गया था, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये प्यारे साथियों। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी ये फिर से किसके संबंधित है? क्रिकेट से। तो इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों ये भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अक्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? तो अक्षमादान देने की शक्ति प्यारे साथियों आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। प्यारे साथियों अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल भी किसी को अक्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी की मृत्यु के दंड को अक्षमादान नहीं दे सकता। मृत्यु के दंड को अक्षमादान देने की पावर केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ऐसा भी कर सकता है कि उस व्यक्ति ने अपराध ही ना किए हों। तो ये सारी की सारी पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, राज्यपाल के पास, राज्यपाल। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें हजार स्तंभ निर्मित है? तो वो तेलंगाना के अंदर स्थित है। तेलंगाना के अंदर प्यारे साथियों ये मंदिर स्थित है, तेलंगाना के अंदर।
तो समझना, काकतीय वंश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय स्थापत्य का चमत्कार है ये। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि 1000 नक्शा नकाशीदार पत्थर के स्तंभ हैं जो एक एक कोण से अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। यह भारतीय शिल्पकला, स्थापत्य और संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। कि इमेज लिखी हुई है प्यारे साथियों हजार खंबा महल की, हजार खंबा टेम्पल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से, ये तो तेलंगाना का हो गया, खालिस्तान में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के लिए उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूलित किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में। प्यारे साथियों यहाँ पे जो पूछा गया है ना, ये पूछा गया है अवमूलित। अवमूलित यानी कि अवमूलन करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अवमूलन होता क्या है तो समझना, जब भारतीय सरकार द्वारा अपनी मुद्रा की वैल्यू को डाउन कर देना, जानबूझकर रणनीति के तहत अपनी मुद्रा के रेट को कम कर देना, मुद्रा का अवमूलन कहलाता है। प्यारे साथियों ऐसा अक्सर इसीलिए किया जाता है ताकि विदेशों से आय बढ़े, विदेशों से हमारे जो निर्यात आयात है वे बढ़ सके, ताकि विदेशी लोग हमसे सामान ज्यादा खरीदे, हमारा निर्यात विदेशों में हो सके। जब भारतीय मुद्रा की वैल्यू कम होती है तो विदेशों से मुद्रा का आदान ज्यादा होता है, तो ये जानबूझ के किया जाता है। आप सबको पता है 1991 में आर्थिक संकट आया था, जिसके तहत भारत ने 3 नीतियां भी अपनाई थी, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं, एक उदारीकरण होता है, एक प्राइवेटाइजेशन होता है और एक वैश्वीकरण होता है। तो इस नीति के तहत ही मुद्रा का अवमूलन किया गया था। मुद्रा का अवमूलन अब तक भारत सरकार ने 3 बार किया है। यहाँ पर 1991 में भी डीवैल्यूएशन किया गया था। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का अवमूलन क्या है। नानजियामा को मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियम के गीत कलकत्ता सदरा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2020 में इसको किया गया था। ई शक्ति कार्यक्रम, ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य प्यारे साथियों बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों को डिजिटलीकरण करना। ई प्यारे साथियों जब भी आपको लिखा मिले ई, तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक शक्ति। और ई एक कार्यक्रम शुरू किया गया था बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों को डिजिटलीकरण करना। मैं इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां देख लेता हूं, उपलब्ध है तो आपको उसके बारे में बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो प्यारे साथियों बात कर लेते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ ही चल पड़ते हैं। हमारे 40 क्वेश्चन हो गए प्यारे साथियों, 40 क्वेश्चन को ही लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना, वीडियो लंबी बन जाती है। प्यारे साथियों जितनी भी जानकारी हमने उपलब्ध कराई है उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहेंगे और अच्छे से बेहतरीन जितना हो सके। मोस्टली क्वेश्चन अब तो रिपीट होने लगे हैं, जो हमने 10-12 जो वीडियो डाली हैं उनमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंटेंट देना पड़ता है क्योंकि शुरुआती दौर था। अब तो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप लगातार हमारी वीडियो से बने होंगे और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। प्यारे साथियों अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद।